नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। आज बात दल बदल के दावों पर करेंगे। छत्तीसगढ़ में नंदकुमार साय की बगावत के साथ ही अब बगावत के नए नए दावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा के नेता कांग्रेस में आने को ललायित है। उधर भाजपा कह रही है कि कांग्रेस के कई नेता भाजपा में आना चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में शहमात का ये खेल पुराना है। वर्ष 2018 में कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रामदयाल उइके को भाजपा ने तोड़ लिया था। 2023 में नंदकुमार साय के रूप में कांग्रेस तो एक बड़ा नेता और कांग्रेस को मिल गया और छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे देश में भाजपा कांग्रेस में नेता विनिमय चलता रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में सवाल यह है कि क्या ऐसे दल बदलू नेताओं के कारण मूल काडर नाराज नहीं होगा और दल बदलने वाले नेताओं की नई संगठन में क्या भूमिका रहेगी, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले इस बारे में सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का क्या कहना है, सुनते हैं। प्रदेश नहीं पूरे देश में आप देख रहे हैं कि लगातार निरंतर पूरे देश के अंदर में कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और कांग्रेस छोड़ करके जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी यहां पर जो कांग्रेस का नेतृत्व है उसके हिटलरशाही को लेकर, नादरशाही को लेकर, स्वेच्छाचारिता को लेकर के और छत्तीसगढ़ सरकार की गलत नीतियों को लेकर के एक नहीं अनेक कांग्रेस के नेता जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा कांग्रेस छोड़ करके जाने वाले हैं। और वो तो बोलते हैं कि एक दो लोग हैं, हमारे पास तो गिनती नहीं है, इतने लोगों के प्रस्ताव हमारे पास पेंडिंग है और बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग जैसे जैसे चुनाव की तिथि सामने आएगी भारतीय जनता पार्टी की ओर आने वाले हैं। नारायण चंदेल जी अपने नेताओं के संपर्क में उतर रहे। बस्तर में बैठक होती, नारायण चंदेल जी गायब रहते, नेता प्रतिपक्ष। तो ये जितने नेता हैं पुराने, जिसमें रमन सिंह जी हो गए, धरमलाल कौशिक जी हो गए, नारायण चंदेल जी, सबको नेपथ्य में ढकेल दिया गया। पार्टी अगर कांग्रेस पार्टी में ले रहे तो जरूर संवाद कब लिखी गई थी, कितने दिन पहले? देखिए अब समय अभी इंतजार कीजिए प्रेस वार्ता में। चलिए इसी के साथ चर्चा में आगे बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी से भूपेंद्र नाग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से रुपेश दुबे जी हमारे साथ है और वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ जी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल भूपेंद्र जी आपसे कहूंगी, बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ जो आपकी पार्टी कह रही है कि आने वाले समय में कांग्रेस के कई बड़े नेता जो है आपकी पार्टी में आने वाले हैं, आपका कहना तो ये कि गिनती नहीं है आपके पास इतने नेता जो आपकी पार्टी में आने वाले हैं, तो किस एंगल से आप ये बात कह रहे हैं? आपका देखा जा रहा है जिस प्रकार से जो स्थितियां हैं, ऐसा लग रहा है कि आपकी पार्टी के नेता खुद ही आपकी पार्टी से संतुष्ट नहीं है, तो किस कॉन्फिडेंस से आप ये बात कह रहे हैं? भूपेंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आपका माइक म्यूट है, तो कृपया करके उसे अनम्यूट करके अपनी बात रखें। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं भूपेंद्र जी? आपका माइक म्यूट है एक्चुअली। जी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात को कंटिन्यू रखें। माननीय नारायण चंदेल जी बहुत गंभीर व्यक्तित्व हैं। यदि उन्होंने यह बात बोली है कि संपर्क में है तो बिल्कुल ही हम देखते आ रहे हैं, कांग्रेस सरकार जब से बनी है तब से ही वो ढाई वर्ष के कार्यकाल के विषय में बाबा जी ने कभी भी इस चीज को नकारा नहीं है। संघर्ष की स्थिति कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में सत्ता में आने के पहले दिन से बनी हुई है और लगातार राजधानी के अंदर भी इनका अधिवेशन हो या जो भी कार्यक्रम हो, पोस्टर लगाने से लेकर पोस्टर को हटाने तक का काम आपस में ही संघर्ष करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखते हैं। सतत वो हमारे संपर्क में, भाजपा के संपर्क में बने हैं और ऐसे प्रस्तावों की कमी भाजपा के पास नहीं। सवाल यहाँ पर यह है भूपेंद्र जी कि आप बात तो कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में कांग्रेस से आपके नेता आ जाएंगे, मगर जो नेता आपकी पार्टी में मौजूद है, एक बहुत बड़ा नाम नंदकुमार साय आपकी पार्टी से चला गया, उस पर क्या कहेंगे? हमें खेद है, हमें दुख भी है। हमारे इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता अब हमारे पार्टी से अन्य जगह चले गए हैं, लेकिन ये क्षति नहीं है हमारे लिए। ये ऐसे हमारे पास ऐसे जितने भी प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं, उनकी फौज की कमी नहीं है और निश्चित ही
अब वो कितनी अपनी भूमिका अन्य जगह पे बना सकते हैं, ये अब उनका विषय है, उनका व्यक्तिगत विषय है। सवाल तो यही है कि कहाँ से आ रहा है इतना कॉन्फिडेंस? सरकार जो है कांग्रेस की है, ऐसे में बात तो वही ना, सवाल यही है सर कि इतना किस बेसिस पे ऐसे बोल रहे हैं आप कि जो है बड़ी संख्या में, अनगिनत संख्या में जो है कार्यकर्ता नेता आपकी पार्टी में आएंगे? जी, बात मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, जो 2.5 वर्ष के मुख्यमंत्री के कार्यकाल का विषय जो स्वयं टीएस बाबा जी ने स्वीकारा है, और उस समय से जो मुर्गा लड़ाई चल रही है सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री जी के बीच में, उस मुर्गा लड़ाई के चलते ही जो कई कार्यकर्ता किसी अलग अलग नेतृत्व का जो फॉलो करने वाले लोग हैं इन कांग्रेस पार्टी के अंदर ही, उनके बीच जो संघर्ष छिड़ा है, उसके कारण से प्रस्ताव जो है हमारे नेताओं के मध्य लगातार आते रहते हैं, कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है उनके। जी बिल्कुल, आपका कहना है कोल्ड वॉर के चलते जो है कांग्रेसी नाराज है। क्या जवाब देंगे आप रुपेश जी? आपकी पार्टी पर यह आरोप लग रहा है, कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी में ही जो है कोल्ड वॉर चल रहा है और उसके चलते जो है प्रस्ताव आपकी पार्टी के जो नेता है बीजेपी को दे रहे हैं और आने वाले समय में वो बीजेपी में, माफ कीजिएगा, कांग्रेस बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अस्मिता जी नमस्कार जी, सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि भाजपा के नारायण चंदेल जी जिस दमदारी से शिगुफा छोड़ रहे हैं, तो क्या वो भाजपा में प्रवेश कराने के अधिकृत व्यक्ति हैं? कांग्रेस में संगठनात्मक गतिविधियां मजबूत हैं और जिस प्रकार से नंद कुमार साय जी ने 4.5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से सांस्कृतिक, साहित्यिक, धार्मिक और किसान, मजदूर, न्याय योजना और युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जिस प्रकार से विकास के कार्यक्रम चलाए गए और अंतिम व्यक्ति तक जो लाभ पहुंचाया गया, उससे प्रभावित होकर के नंद कुमार साय जी ने कांग्रेस प्रवेश किया है। और कांग्रेस प्रवेश किया है तो विधिवत कांग्रेस प्रवेश माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के समक्ष हुआ है। विधिवत रूप से प्रवेश तो प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से ही होता है, लेकिन भाजपा में गुटबाजी चरम पर है और भाजपा में जिस प्रकार से मुद्दों के दिवालियापन पे हैं, वो आम जनता की बात नहीं करते हैं। नंद कुमार साय जी ने कहा कि वहां उन्हें सम्मान नहीं मिलता था। जिस प्रकार से कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए आरक्षण की बात की, आदिवासियों के विकास के लिए बात की, उससे प्रभावित होकर के वे कांग्रेस प्रवेश किए हैं। आदरणीय चंद्रशेखर साहू जी, उनके पूर्व सांसद रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने भी सार्वजनिक रूप से कहा है कि आज जिस प्रकार से भाजपा मुद्दों के दिवालियापन पे है और आम जनता के मुद्दों से कोसों दूर है, मात्र ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। इनकी मंशा कहीं पूरी नहीं होगी और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में विकास की परिकल्पनाएं पूरी हुई हैं, उनसे प्रभावित होकर के भाजपा के सहित अन्य दलों के भी नेता कांग्रेस में आएंगे। जी रुपेश जी, आपको रोकना चाहूंगे। आप बोल रहे हैं कि आपकी पार्टी का संगठन मजबूत है, एक साथ एकजुट होकर आप काम करते हैं, तो 2018 में आपकी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रामदयाल उइके भी जी तो गए थे ना दूसरी पार्टी में, क्या रीजन था वो? देखिए, रामदयाल उइके जी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते भाजपा में चले गए थे, लेकिन आज उनका क्या हश्र है भाजपा में, ये पूरी जनता देख रही है। छत्तीसगढ़ में सत्ता और संगठन का इतना जबरदस्त सामंजस्य है, जिसका आने वाले पिछले दिनों जितने भी चुनाव हुए, नगरीय निकाय के निर्वाचन हुए, उपचुनाव हुए, सभी चुनावों में कांग्रेस संगठन और सत्ता की जुगलबंदी से जो विकास की परिकल्पनाएं पूर्ण हुई हैं, उससे हमें जीत मिली और आने वाले 2023 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार फिर से बनेगी। कांग्रेस का मजबूत संगठन और सत्ता दोनों की सामंजस्य से ही भाजपा के लोग कांग्रेस में आने को उत्सुक हैं और कांग्रेस में आने को वो भाजपा के नेता उत्सुक हैं जो विकासशील बातें सोचते हैं। भाजपा के जो नेता विकास की परिकल्पनाएं रखे हैं वो कांग्रेस में आएंगे तो कांग्रेस उनका स्वागत करती है और उनके विचारों को लेकर के छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कांग्रेस कार्य करने के लिए कृत संकल्पित है। जी भूपेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपकी बात आप रखिए, क्या कहना चाह रहे थे? मैं उसी बात को ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। 15 वर्ष भारतीय जनता पार्टी ने विकास की कल्पना को गढ़ा था और आप जो महिलाओं और आदिवासी की बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए जो सुपोषण योजना आप चला रहे थे, आप बताइए, आयुष्मान योजना में महिलाओं के प्रसव की जो थी उसको आपने बंद कर दिया है। नहीं टोका, इसलिए मुझे अपनी बात पूरी करने दें। बता रहा हूँ, आदिवासियों के लिए बोल रहे, महिलाओं के लिए बोल रहे, इसलिए
मंत्री जी कहते हैं कि किस अप्रैल में बंद हुआ, आपके अधिकारी कहते हैं 1 वर्ष हो गए बंद किए हुए। एक योजना जो आप महिलाओं के लिए शुरू करते हैं उसको पूरा कर नहीं पाते, चला नहीं पाते, 1 वर्ष से वो योजना बंद है। आप आदिवासियों के लिए योजना की बात करते हैं, तेंदुपत्ता को लेकर पूरा बस्तर आंदोलन कर रहा है, तेंदुपत्ता के उसको राशि देने के विषय पे। आप कहते हैं आपकी जो योजनाएं हैं वो कागजों तक सीमित हैं, धरातल पर नहीं पहुंच पा रही है। केंद्र से कोई योजना आती है 118 करोड़ बस्तर के 6 जिले निर्माण के लिए दिया जाता है, तो उसमें आप भ्रष्टाचार करते हैं। अभी ताजा भ्रष्टाचार शराब को लेकर 2000 करोड़ का विषय मीडिया में छाया हुआ है, किससे छुपा है? केवल और केवल योजनाओं का क्रियान्वयन आपसे नहीं, केंद्र के जो राशि आती है उसका भ्रष्टाचार, और छत्तीसगढ़ में जो आप योजना चलाते हैं वो भी केवल भ्रष्टाचार के लिए चलाते हैं, जनता के सामने सिद्ध हुआ पड़ा। जी रुपेश जी, क्या कहेंगे आप? आरोप देखिए, लग रहे हैं कि योजनाएं जो है कागज तक ही रह जाती है, धरातल पर कुछ नहीं होता। अस्मिता जी, भाजपा के नेतृत्व या भाजपा का कोई भी नेता एक भी भ्रष्टाचार का आरोप प्रमाणित रूप से शिकायत करने में असक्षम है। आज भी भाजपाई एक भी शिकायत भ्रष्टाचार के कांग्रेस सरकार के खिलाफ में नहीं किए हैं। मात्र इस ईडी और सीडी का दुरुपयोग करके जो दबाव बनाने का और कांग्रेस को अस्थिर करने की बातें कर रहे हैं। भूपेंद्र भाई बोल रहे थे कि महिलाओं के लिए, महिलाओं को प्रसव के लिए जो योजनाएं थी वो आज आयुष्मान योजना में बंद हो गया है। जिस प्रकार से आदिवासियों चरण पादुका के लिए इनके कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रमों का भी वहां कोई, तो आप बताएं ना कि इतने आदिवासी समाज से जुड़े लोग क्यों फिर सड़क की लड़ाई लड़ने पे मजबूर है बस्तर में? तेंदुपत्ता के लिए दर्द हो रहा है पूरे बस्तर में। कोई भी व्यक्ति अपनी बातें रखने के लिए तैयार रहता है, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने सीधे अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया है, उसके कारण भाजपा में खलबली मची हुई है। भाजपा के नेता प्रतिपक्ष कुछ बोलते हैं, भाजपा के डॉक्टर रमन सिंह जी कुछ बोलते हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कुछ बोलते हैं। आप लोगों की गुटबाजी मौत पे भी दिखने लग गई थी। बीरनपुर की घटना में आपके प्रदेश अध्यक्ष के जाने के बाद भाजपा के विधायक दल का जाना, भाजपा की गुटबाजी का पूछना चाहूंगी। आपकी पार्टी का भी ये कहना है कि कई नेता जो है आपकी पार्टी में भी आने वाले हैं बीजेपी से आगामी समय में, तो सवाल ये उठता है कि आप कैसे उनको अकोमोडेट करेंगे? अगर मान लो आ भी जाते हैं नेता आपकी पार्टी में, तो क्या आप उनको वो दर्जा दिला पाएंगे अपनी पार्टी में लाकर? क्योंकि आपकी पार्टी में ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी नाराजगी जो है देखने को मिलती है, खबरें सामने आती है। तो थोड़ा सा ऐसे स्पष्ट कर दीजिए कि अगर आने वाले समय में ऐसा होता है तो किस प्रकार से आप उनको अकोमोडेट करेंगे? यदि कोई विचारों से जुड़कर हमारी पार्टी में आना चाहता है तो उसका स्वागत है, लेकिन यदि किसी स्थान की लालसा लेकर हमारे तक आ रहा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम किसी को कोई स्थान दिला रहे हैं। हाँ, लेकिन जरूर विचार से अगर वो विचार को महत्व देते हुए आना चाहता है तो सभी का स्वागत है। और ऐसा है कि ये चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में निश्चित ही कई प्रकार की लोगों के स्वार्थ या फिर कहना चाहिए अलग अलग विषय पे देखने का नजरिया होता है। उस नाते जब आएंगे तो बिल्कुल उनका हम स्वागत करेंगे, लेकिन ये किसी दायित्व को कोई आशा लेकर यदि कोई आता है तो उसके लिए कोई स्थान नहीं। जी चलिए, इसी के साथ अब भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। पीसी जी, सबसे अहम सवाल यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी। देखिए, चुनावी साल है, उसमें ऐसे फेरबदल की बातें तो आती ही रहती है, इधर से उधर पार्टी में नेता होते हैं। ऐसे में जो है छत्तीसगढ़ में जो अलग ही कॉन्फिडेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बीजेपी में भी अलग ही कॉन्फिडेंस है और कांग्रेस में भी अलग कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है। दोनों को लगता है कि फेरबदल बड़ी संख्या में यहाँ पर होगा। ऐसे में आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? जी अस्मिता जी, छत्तीसगढ़ में जो चल रहा है, जिस तरह से चुनाव से 6 महीने पहले जो हालात हैं, उसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि आदिवासी सीटों पे क्या होगा। क्या आदिवासी सीटों पे पिछले बार की तरह, पिछले विधानसभा चुनाव की तरह कांग्रेस को सफलता मिलेगी, या फिर इस बार आरक्षण के मुद्दे पर आदिवासी नाराज है और वो सीटें कांग्रेस से छीन सकती है। ये बहुत बड़ी चुनौती थी दोनों राजनीतिक दलों के सामने। और उसमें एक बड़े आदिवासी नेता को, जो संयुक्त मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको कांग्रेस अपने पास लाने में कामयाब रही। तो कांग्रेस इस बात से उत्साहित थी। हालांकि भाजपा वालों का कहना था कि वो पुराने नेता हैं, अब उनका समय नहीं है, उनका दौर गुजर चुका है। लेकिन नंद कुमार साय की छवि अभी भी आदिवासी क्षेत्रों, खासतौर पे उत्तरी छत्तीसगढ़ के इलाकों में उनका दबदबा जिस तरह से आदिवासी समाज के बीच है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो अब ऐसे में अपने अपने विधायकों को, अपने अपने पूर्व मंत्रियों को, जिनको टिकट नहीं दे पाएंगे, उनको संभाल के रखने की चुनौती तो दोनों के समक्ष है। क्योंकि मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं
कि बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे कैलाश जोशी के पुत्र जो हैं दीपक जी। जोशी जी, वो कांग्रेस प्रवेश कर चुके हैं 2-3 दिन पहले। और उसके पहले पूर्व विधायक जो है राधेलाल बघेल जी कांग्रेस प्रवेश कर चुके हैं भाजपा से। तो जी। भाजपा को वहां पर जो चुनौती मिल रही है, और भाजपा अगले मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह जी को वहां पर अभी प्रेजेंट नहीं कर पा रही है। अभी तक के बिल्कुल। वहां से जो खबरें आ रही हैं उसमें वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आगे लाने की कोशिश चल रही है। तो ये कुल मिला के हर राजनीतिक दल चुनाव में जीत की अपेक्षा से उम्मीदवार रखता है। वो जी। चाहते हैं कि किसी भी तरह से हो तो जीते हैं अपन, चाहे वो विधायक रखने में विधायक की उम्मीदवारी के लिए, चाहे वो सांसद की उम्मीदवारी के लिए। और जीत के सरकार बनाने की चुनौती सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो छत्तीसगढ़ में भी यही है कि जो जीतने लायक उम्मीदवार होंगे उनको अपने अपने खेमे में, विपक्षी खेमे से खींच लाने की कोशिश दोनों राजनीतिक दल चुनाव तक के करेंगे। और उसमें जो जितना कामयाब होगा और जहां के असंतुष्टों को जो मनाने में कामयाब होंगे उनको मौका मिलेगा सरकार बनाने का। जी पीसी जी, यहाँ पर एक सवाल है ये भी उठता है कि अगर मान लो नए नेता किसी भी पार्टी में आते हैं तो ऐसे में जो पुराने नेता रहते हैं, जो कई सालों से जो है पार्टी को अपना समय देते हैं, काम देते हैं, कहीं ना कहीं उनकी वैल्यू डाउन हो जाती है, उनके काम को जो है सराहाया नहीं जाता इन नए नेताओं की। आकांक्षाएं जो है वो पार्टी से रहती हैं, और जब दूसरी पार्टी से किसी को ला करके उसको उम्मीदवारी दी जाती है तो वो नाराज होकर के फिर दूसरी पार्टी देखने लग जाते हैं। ये राजनीति में होता आया है शुरू से। लेकिन कुल मिलाकर के जो जमीनी नेता है उनको तो हमेशा वैल्यू मिलती है। वो अगर पार्टी नहीं है तो वो जीतने के लायक कैपेसिटी रखते हैं। यहाँ पर भी वही स्थिति है। प्रदेश ने, छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस ने काम किया है उस आधार पे कांग्रेस के जो विधायक हैं, निश्चित रूप से 72 की संख्या में अगर कांग्रेस के विधायक हैं, या 70 से ऊपर जो शुरुआती विधायक थे, बाद में जीते भी जो लोग उपचुनाव में, तो उसमें से सभी को टिकट मिले ये जरूरी नहीं है। कुछ ना कुछ प्रतिशत ऐसे विधायकों का होगा जिनको कांग्रेस टिकट नहीं दे पाएगी। वैसे ही भाजपा में जो 14 विधायक हैं उनको सबको टिकट मिले ये जरूरी नहीं है। तो असंतुष्टों की संख्या आगे दोनों पार्टियों में आएगी, लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस में असंतुष्ट ज्यादा आ सकते हैं, और जिसमें से कांग्रेस को अपने लोगों को संभालने की चुनौती ज्यादा रहेगी। बिल्कुल रुपेश जी, आपका रुख करूंगी मैं। देखा जा रहा है कि बगावती सुर तो आपकी पार्टी से भी सामने निकल कर आते हैं, आए दिन जो है ऐसी खबरें सामने आती है। ऐसे में किस प्रकार से आप इस पूरे सिस्टम को लेंगे? अगर मान लो आपकी पार्टी में भी नेता आते हैं, आप उन्हें कहाँ अकोमोडेट करेंगे और किस प्रकार से पूरा सिस्टम बनाएंगे? देखिए, सभी कार्यकर्ताओं से सतत संपर्क के साथ संवाद उनसे रुपेश जी से मेरा सवाल था। रुपेश जी, आपसे मेरा सवाल था। आपको आवाज आ रही है रुपेश जी? जी हाँ अस्मिता जी, देखिए आने वाले दिनों में जो कांग्रेस में भाजपा के नेता या अन्य दल के नेता आने के लिए उत्सुक होंगे, वो संगठनात्मक रूप से उन्हें कांग्रेस में शामिल किया जाएगा। तो एक सामान्य प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि वो किसी अपने महत्वाकांक्षा से यदि कांग्रेस में प्रवेश कर रहे होंगे तो कदापि वो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि वो छत्तीसगढ़ सरकार की विकासशील कामों को देख करके और विकास उनकी जो सोच है रही है और उनके विकासशील सोच को भी कांग्रेस के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को, छत्तीसगढ़ को विकास की ओर अग्रसर करने के लिए वो शामिल होना चाहते हैं, तो उनका निश्चित रूप से स्वागत है। और रही बात हमारे आपसी में, तो आपस में कोई हमारे गुटबाजी नहीं है। हमारे कांग्रेस में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सभी को अपनी बातें रखने का पूरा अधिकार है। हम तो भारत देश में कांग्रेस ऐसी संगठन है जो संगठनात्मक चुनाव भी लोकतांत्रिक व्यवस्था से कराती है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी लोकतांत्रिक व्यवस्था से निर्वाचित होकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था कांग्रेस में है और आने वाले दिनों में हम उसी व्यवस्था को लेकर के अग्रसर होंगे और छत्तीसगढ़ को विकास की ऊंचाइयों में पहुंचाने का जो संकल्प कांग्रेस ने भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लिया है उसे हम पूरा करेंगे। जी भूपेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस का कहना है कि उनके इसमें एकता है, एकजुट होकर डाइवर्सिटी के साथ यहाँ पर काम किया जाता है, और आपका तो आरोप था कि यहाँ पर एकजुटता नहीं है, इसीलिए जो है इनके नेता आपकी पार्टी में आने का कह रहे हैं। बड़ी हंसी आती है जब राहुल गांधी जी का प्रवास होता है रायपुर में और टीएस बाबा जी के फ्लैक्स लगे होते हैं सड़कों किनारे, तो उनके आने से एक रात पूर्व ही टीएस बाबा जी से संबंधित जितने भी लोग हैं उनके फ्लैक्स हटवा दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा। अपने ही सरकार के खिलाफ सवाल उठाते प्रदेश अध्यक्ष मरकाम जी हमको नजर आ जाते हैं, कोरबा के विधायक जी वो कहते हुए नजर आ जाते हैं और कहते हैं हमारे पार्टी के अंदर किसी प्रकार का मतभेद नहीं है, किसी प्रकार का झगड़ा नहीं है। ये स्वाभाविक सबके सामने दिख रहा है, सब जनता देख रही है, छत्तीसगढ़ की जनता जो हो रहा है पार्टी के अंदर।
क्या कहेंगे आप रुपेश जी? देखिए, ये कांग्रेस, मैंने आप लोग पहले ही बताया, कांग्रेस में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सभी को बातें रखने की स्वतंत्रता है। फ्लैक्स ये हटाने नहीं की है- बात कही, इस पर आप क्या जवाब देंगे? काफी मेरा कहना तो टैक्स बांधा था, उसको काटे रखने की व्यवस्था की है, बांधे रखने की नहीं की भाई साहब। कांग्रेस में जिस प्रकार से व्यवस्था है, ये नहीं है कि डॉक्टर रमन सिंह जी रायगढ़ के सभा में अपने पार्टी के अधिवेशन में बोलते हैं कि कमीशन लेना बंद कर दो, और जिस प्रकार से आज भाजपा में गुटबाजी है, भाजपा में गुटबाजी टुकड़ों में बटी हुई है। और तो और मैं आपको बता रहा था, बीरनपुर की घटना में प्रदेश अध्यक्ष के जाने के बाद विधायक दल जाकर के अपनी माने गुटबाजी का परिचय दें, और अभी तो कांग्रेस भाजपा के नेता नारायण चंदेल जी बोलते कि हमारे संपर्क में है। अरे ये तो पहले बता दे कि वो भाजपा प्रवेश नारायण चंदेल जी कराएंगे कि अरुण साव जी कराएंगे। इनकी गुटबाजी चरम पर है और मुद्दों पे ये बात नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ में भाजपा पूरी तरह से धरातल से बाहर हो चुकी है, इसलिए जो भाजपा के शीर्ष नेता हैं, जो मुद्दों पे के साथ राजनीति करने वाले हैं, वे भाजपा छोड़ के निश्चित रूप से अन्य पार्टी में अभी नंद कुमार साय जी आए हैं, और भाजपा के अन्य शीर्ष नेता जो मुद्दों के साथ राजनीति करते रहे हैं, वो भी कांग्रेस में आएंगे और अन्य दलों में भी जाएंगे। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि भाजपा यहाँ कांग्रेस की रीति नीति से लड़ाई करने के लिए या मुद्दों पे बात करने की स्थिति में नहीं है। ये सिर्फ ईडी और आईटी जैसे संस्थाओं का दुरुपयोग करके ये संघर्ष करना चाहती है, जिसको जनता भली भांति जानती है। और इसलिए भाजपा को न तो जनता का जनाधार प्राप्त है और न ही जनता का विश्वास प्राप्त है। जी भूपेंद्र जी, आपने सुना, कहा जा रहा है कि आपको ना जनता का विश्वास प्राप्त है, ना ही आपके पास मुद्दे, इसीलिए जो है आप केंद्रीय मुद्दों को जो है यहाँ पर ले आते हैं, ईडी के प्रवक्ता बन जाते हैं। क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जनता समय आने पर बता देगी कि किस पर विश्वास है। और 15 वर्ष के भाजपा के शासनकाल के दौरान 10 वर्ष आप भी 4 से 14 तक केंद्र में थे। उस दौरान यदि आप ईडी का दुरुपयोग कहते हैं और इस प्रकार की बातें करते हैं, उस समय तो यहाँ पे छापे नहीं पड़ रहे थे। मतलब भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ जब सरकार चला रही थी तो बहुत अच्छे ढंग से और विकास करते हुए चला रही थी। तो फिर सरकार क्यों हटी 15 साल बाद? आपको नहीं हुए हैं, और इसमें 2000 करोड़ तो चावल के घोटाले, 600 करोड़ का, जब 80 करोड़ की जनता के लिए मोदी जी ने 5 किलो प्रति व्यक्ति चावल की व्यवस्था की छत्तीसगढ़ के जनता के लिए। जब वो चावल आता है छत्तीसगढ़ में तो एक राशन कार्ड के पीछे 5 किलो आप देते हैं, प्रति व्यक्ति नहीं देते हैं। कितने हजार मीट्रिक टन चावल का सर घोटाले तो आपकी सरकार में भी हुए ना, कितने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, ऐसा तो नहीं है? ये कहते हैं कि ईडी सरकार आपकी क्यों हटी जब इतना अच्छा काम चल ही रहा था? सरकार थी कांग्रेस की, तो उनको यदि भ्रष्टाचार यहाँ था तो जांच करवाना चाहिए था। क्या कहेंगे रुपेश जी आप? जांच नहीं हुई। सर 15 साल की जब आपकी सरकार थी भूपेंद्र जी, आपको मैंने सुना, तो ऐसा तो नहीं है कि घोटाले नहीं हुए? काफी बड़े बड़े घोटाले यहाँ पर सामने आए। साथ ही शराबबंदी को लेकर भी आप भी मुद्दा लेकर आए थे। कौन सी शराबबंदी हुई? आप ही के जी जी पर एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करेंगे। घोटालों की आपने बात कही, तो 15 साल की आपकी सरकार थी जब, तब भी बड़े बड़े घोटाले सामने आए हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी सरकार में किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं हुआ। आरोप लगे, उस आरोप से कहना चाहिए वो आरोप सिद्ध नहीं हो पाए कभी भी। यदि कहीं सिद्ध हो पाए हो तो आप बताएं। सिद्ध हुए हैं सर, वो सारी चीज़ें जो है चर्चा का विषय नहीं है अभी, मगर अब जब आपने घोटाले की बातों को पिंच किया, चलिए इसी के साथ इस चर्चा को अभी यहीं विराम देंगे, समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमने बात की छत्तीसगढ़ में जो दल बदल हुआ है उसको लेकर। जाहिर है चुनावी साल है, ऐसे में जो है एक दल से दूसरे दल में नेता जाते हैं, अपने अपनी महत्वाकांक्षी जो भी उनकी इच्छाएं होती है वो अगर उनकी पार्टी में पूरी नहीं होती तो वो उस उम्मीद से जाते हैं कि दूसरी पार्टी में जाकर जो है उनको वो पद मिलेगा, वो इज्जत मिलेगी। अब आने वाले समय में देखना खास ये होगा कि कौन सी पार्टी के कितने नेता जो है दल बदल करते हैं और इस फेरबदल में जो है किस सरकार को ज़्यादा फायदा होता है। चलिए इसी के साथ इस पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।